ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज श्रद्धा हियर अगेन विद यू। और आज हम लोग फिर से फर्दर पार्ट डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम का, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, विसरल और फिर ऑटोनोमस। ऑटोनोमस के हमने दो पार्ट्स डिस्कस किए, जिसमें कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके बाद हम लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी देखा था। तो थोड़ा सा पिछली क्लास को रिवाइज करते हुए हम आज आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन आगे की चीज़ें डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा इसको रिवाइज करेंगे। ओके, साइड में हम थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं न्यूरॉन का। ये पार्ट क्या था? डेंड्राइट्स। ये पार्ट क्या था हमारा? एक्सॉन। और नीचे था एक्सॉन टर्मिनल रीजन, जिसमें ये साइनेप्टिक नॉब्स थी। और साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर क्या था? साइनेप्टिक वेसिकल्स थी, जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए थे। ओके, देख लेते हैं एक बार फिर से जल्दी से शॉर्ट्स में। ये क्या है? हमारे डेंड्राइट्स। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस, और ये कुछ नीजल्स ग्रेन्यूल्स, जो कि सिर्फ सेल बॉडी में प्रेजेंट होंगे और डेंड्राइट्स रीजन में भी प्रेजेंट होंगे। नीजल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो एक्सॉन्स एंड एक्सॉन टर्मिनल रीजन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, ये है हमारे नीजल्स ग्रेन्यूल्स। नीजल्स ग्रेन्यूल्स, ये रीजन जो है क्या है? एक्सॉन। और ये रीजन क्या था? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल रीजन। ये थे हमारे साइनेप्टिक नॉब्स। साइनेप्टिक नॉब्स, और यहाँ पर थी साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स, एंड इसके अंदर भरे हुए हैं क्या? न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने में। ओके, तो ये है हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर किसका? न्यूरॉन का। हम अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जिसमें हम क्या लेंगे? दो बेसिक पैरामीटर लेंगे। ओके, दो बेसिक पैरामीटर, जिसमें कि हम एनाटॉमिकल टाइप्स देखेंगे। एनाटॉमिकल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। एनाटॉमिकल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जबकि दूसरे टाइप्स में हम देखेंगे फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। एनाटॉमिकल टाइप्स मतलब न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे न्यूरॉन्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। एंड फंक्शनल टाइप्स, यानी कि जो हमारी न्यूरॉन्स हैं वो कितने अलग अलग टाइप्स के फंक्शन को परफॉर्म कर सकती हैं। मतलब फंक्शन तो वो सेम ही परफॉर्म करेंगी, लेकिन वो रिसीविंग न्यूरॉन्स हैं या फिर डिलीवरिंग न्यूरॉन्स हैं, इस बेस पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं एनाटॉमिकल टाइप्स पे। एनाटॉमिकल टाइप्स पे तो बेसिकली जो एनाटॉमी के बेस पर हम जो डिस्कस करेंगे, तो एनाटॉमिकल टाइप्स में न्यूरॉन्स 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें सबसे पहली आती है यूनिपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन। फिर आती है स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। थर्ड हमारी आ जाएगी बाईपोलर न्यूरॉन। ओके, बाईपोलर न्यूरॉन। और फोर्थ आ जाएगी मल्टीपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन।
ओके, यानी कि जो न्यूरॉन्स की एनाटॉमी है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे न्यूरॉन्स कितने टाइप्स की हैं? 4 टाइप्स की, यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर। पोल का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब क्या होता है? उनके इंड्स, ओके, उनके इंड्स, उसमें कितने इंड्स हैं न्यूरॉन्स के, कितनी ब्रांचेस हैं उसकी सेल बॉडी में, तो उसके बेसिस पे हम देखने चलते हैं। यूनिपोलर मतलब ओनली 1 ब्रांच, ओके, ओनली 1 ब्रांच होगी। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये कुछ इस टाइप से होती है न्यूरॉन, और इसका सिर्फ एक पोल होता है, सिर्फ एक पोल होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो यूनिपोलर, पोल एक ही होगा, लेकिन बाद में वो 2 पोल्स में डिवाइड कर जाएगा, तो होगी बाईपोलर की तरह दिखेगी, लेकिन सेल बॉडी से जो ओरिजिनेट होगी ब्रांच, वो सिर्फ एक होगी, तो उसको यूनिपोलर के अंदर लेंगे, लेकिन आगे चल के वो ब्रांच 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? स्यूडो यूनिपोलर। जैसे कि ये देखो, ये है सेल बॉडी, और इससे ये ब्रांच निकली, एक ब्रांच निकली, यूनिपोलर। ऐसे ही यहाँ पर होगा, हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या स्ट्रक्चर होता है। ये है सेल बॉडी, ये है इसका न्यूक्लियस, एक ब्रांच निकली, यानी कि कैसी है? यूनिपोलर, लेकिन ये ब्रांच फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, कुछ इस तरीके से। तो क्या हम अब इसको यूनिपोलर कह सकते हैं? नहीं। सेल बॉडी से सिर्फ कितनी ब्रांच ओरिजिनेट हुई? एक ब्रांच। बाद में कितनी ब्रांचेस में? 2 ब्रांचेस में। तो ना हम इसको यूनिपोलर कह सकते हैं और ना ही हम इसको बाईपोलर कह सकते हैं। इसीलिए इस टाइप का स्ट्रक्चर जिस न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। थर्ड पे चलते हैं, बाईपोलर। ट्रूली 2 ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं इसमें, ओके। देखते हैं, ये है हमारा सेल बॉडी, ये है इसका न्यूक्लियस, एक ब्रांच इस साइड, एक ब्रांच इस साइड, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, कितनी हो गई? 2। क्या बोलेंगे? बाईपोलर न्यूरॉन। सेल बॉडी से ओरिजिनेट होनी चाहिए ब्रांच, तभी उसको हम ब्रांच मानेंगे। जैसे कि ये सेल बॉडी से सिर्फ एक ब्रांच ओरिजिनेट हुई, बाद में 2 बनी, तो इसको बाईपोलर नहीं बोलेंगे। यहाँ पर सेल बॉडी से ही दोनों ब्रांचेस का ओरिजिन होता है, इसलिए ये कैसी है? बाईपोलर न्यूरॉन है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में कई सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं सेल बॉडी से। ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका एक्सॉन और ये एक्सॉन टर्मिनल। कितनी ब्रांचेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरीके से कई ब्रांचेस हो सकती हैं जिनको हम किसी एग्जैक्ट नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। और ये है इसका एक्सॉन जो कि सिंगल होता है हमेशा, ओके। तो ये कई सारे पोल्स हैं एक सेल बॉडी में, तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपोलर न्यूरॉन। आया समझ में? फिर से एक बार देखते हैं। यूनिपोलर, सेल बॉडी से सिर्फ एक ब्रांच। स्यूडो यूनिपोलर, सेल बॉडी से सिर्फ एक ब्रांच देन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। स्यूडो यूनिपोलर, सेल बॉडी से 2 अलग अलग ब्रांचेस, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट। और मल्टीपोलर, सेल बॉडी से कई सारी अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, तो हम उनको बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब इनके बारे में डिटेल देखते हैं। क्या इसमें कोई भी डेंड्राइट नज़र आ रहा है? यूनिपोलर न्यूरॉन में कोई भी डेंड्राइट नज़र आ रहा है? डेंड्राइट क्या है? फिर से देखिए, ये ब्रांचेस, कोई भी डेंड्राइट नज़र आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पर 0 डेंड्राइट्स, 0 डेंड्राइट। क्या एक्सॉन नज़र आ रहा है? ये एक्सॉन है। क्या एक्सॉन नज़र आ रहा है इसमें? आ रहा है। देन 1 एक्सॉन, 1 एक्सॉन। यूनिपोलर के केस में 0 डेंड्राइट्स होंगे और एक्सॉन कितना होगा? 1। अब आते हैं स्यूडो यूनिपोलर में। 2 ब्रांचेस बाद में निकली, डेंड्राइट है
एक्सॉन भी है। 1 डेंड्राइट 1 एक्सॉन, 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन। इसके केस में देखिए, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक डेंड्राइट है और एक एक्सॉन है। 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये कितनी ब्रांचेस हैं, ये हैं डेंड्राइट्स। काउंट नहीं कर सकते, इसका कोई एग्जैक्ट एक नंबर नहीं है कि मल्टीपोलर न्यूरॉन में कितने नंबर ऑफ डेंड्राइट्स होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मल्टी डेंड्राइट बट 1 एक्सॉन। ओके, मल्टी डेंड्राइट डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन। ठीक है, अब देखिए, चारों टाइप्स की न्यूरॉन्स को अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी न्यूरॉन है जिसमें एक भी डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी यूनिपोलर न्यूरॉन होगी उसमें डेंड्राइट्स अब्सेंट होंगे, बाकी सभी में डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे। इसको याद रखना है। और हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स बदल सकते हैं। मल्टी डेंड्राइट्स हो सकते हैं और 1 डेंड्राइट हो सकता है, लेकिन कभी भी नंबर ऑफ एक्सॉन चेंज नहीं होता है। ऑलवेज नंबर ऑफ एक्सॉन 1। ओके, चाहे किसी भी टाइप्स की न्यूरॉन हो, हमेशा एक्सॉन का नंबर 1 रहेगा। इसको आपको याद रखना है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाई जाती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ओके, एग्जांपल्स डिफरेंट कलर से लिखते हैं जिससे कि थोड़ा सा विजिबल रहेगा। ओके, इसका एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज स्यूडो यूनिपोलर कहाँ मिलेंगी, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। बाईपोलर कहाँ मिलेंगी, बाईपोलर का एग्जाम्पल है जैसे कि हमारी नोज़, ऑल्फैक्टरी लोब में एंड आइज़, यानी कि हमारे रेटिना में। जबकि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल, होल नर्वस सिस्टम, होल नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये हुआ क्या, एनाटॉमिकल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कि सेल का, न्यूरॉन सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पर न्यूरॉन्स कितने टाइप्स की हो सकती हैं। अब आता है फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। एक जो न्यूरॉन है ये कितने टाइप से फंक्शन करती है, सिग्नल्स को रिसीव करती है या फिर सिग्नल्स को प्रोसेस करती है या फिर सिग्नल्स को डिलीवर करती है सेंस ऑर्गन्स को आगे। इसको हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड फाइबर्स। साथ साथ में हम फाइबर्स को भी पढ़ लेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही कड़े शब्दों में न्यूरल फाइबर्स के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के। एक होते हैं अफरेंट, दूसरे होते हैं इफरेंट और तीसरे होते हैं मिक्स्ड। ओके, अफरेंट में क्या, कौन सा हम लेटर याद रखेंगे, ए। इफरेंट में कौन सा लेटर याद रखेंगे, ई। और इन दोनों का कनेक्शन किससे करना है, हमेशा ब्रेन से करना है। ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि जो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था उससे इन दोनों लेटर्स को हमें कनेक्ट करना है, कभी भी सेंस ऑर्गन से नहीं करना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव ऑर्गन से इनका कनेक्शन कभी नहीं करना है, हमेशा इन दोनों लेटर्स को हम कनेक्ट करेंगे ब्रेन से। ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर हम टिपिकल हिंदी लैंग्वेज लेते हैं, ओके,
तो ए से याद रखेंगे आने वाला। ठीक है, थोड़ा सा यूज़ करते हैं, ध्यान रखने के लिए सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे टर्मिनोलॉजी के लिए। आने वाला, जो आ रहा है, बाहर से आ रहा है, और मैंने क्या बोला, किसके रिलेशन में याद रखेंगे, ब्रेन के रिलेशन में। तो ब्रेन में आने वाली यानी कि एंटर करने वाली जो न्यूरॉन्स हैं या ब्रेन में एंटर करने वाले जो न्यूरल फाइबर्स हैं वो होंगे अफरेंट फाइबर्स। ओके, एंटर्स इन ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी न्यूरॉन्स सिग्नल को रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ब्रेन में एंटर कर रही हैं यानी कि ब्रेन में आने वाली, ए फॉर आने वाली, अफरेंट न्यूरॉन्स कहलाएंगी। और कई सारी न्यूरॉन्स ही मिलकर के बनाती हैं क्या, नर्व फाइबर, न्यूरल फाइबर भी कहते हैं जिसको। तो वो न्यूरॉन्स या फिर वो फाइबर्स जो ब्रेन में एंटर करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, अफरेंट न्यूरॉन्स या अफरेंट फाइबर्स। ओके, इनका काम क्या होता है, रिसीव सिग्नल एंड कन्वे इट टू CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों आ जाएंगे, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। फिर आती है इफरेंट, ई फॉर एग्जिट लेने वाला, ई फॉर एग्जिट, किसके रिलेशन में, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के रिलेशन में। हमेशा ए और ई को किसके रिलेशन में याद रखेंगे, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के रिलेशन में याद रखेंगे। ई फॉर एग्जिट लेने वाला, कहाँ से, ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से, दैट मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ओके, ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती हैं, ब्रेन ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की, जो अफरेंट न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन को लेके आई सेंस ऑर्गन से रिसीव करके कि हमारे बाहर का इन्वायरमेंट ऐसा है, उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन ने प्रोसेस किया और उसके रिस्पॉन्स में एक सिग्नल जनरेट किया जो अब ब्रेन से बाहर कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, तो वो लेके जाएंगे इफरेंट न्यूरॉन्स। कहाँ, सेंस ऑर्गन्स तक या फिर इफेक्टिव ऑर्गन्स तक, जहाँ पे उसको फंक्शन करना है। ओके, ये क्या करती हैं, कन्वे सिग्नल्स, कन्वे सिग्नल्स फ्रॉम CNS टू द इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन्स। जैसे कि हम किसी नॉर्मल इन्वायरमेंट में हैं और अचानक से लाइट बढ़ जाती है, ठीक है, अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमारी आंखें क्या करती हैं, लाइट को सेंस करती हैं कि लाइट कैसी है, ज़्यादा है। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँची, ब्रेन में, किसकी हेल्प से, अफरेंट न्यूरॉन्स की हेल्प से। वहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया गया कि बाहर के इन्वायरमेंट में लाइट बहुत ज़्यादा है, अब इस रिस्पॉन्स में हमें सिग्नल जनरेट करना है कि हमारी जो पीपल्स हैं इनको कॉन्टैक्ट करना है, जिससे कि कम लाइट हमारी आंखों में एंटर करे और हमारी आइज़ की जो सेल्स हैं वो डैमेज होने से बच जाएं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गई कि लाइट ज़्यादा है, अफरेंट न्यूरॉन्स लेकर गई, वहाँ से जो सिग्नल प्रोसेस होकर आया आइज़ में प्यूपिल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो कौन लेकर के आया, एफरेंट न्यूरॉन्स। और जब इन दोनों के फंक्शन को मिक्स कर दिया जाता है कि आपको सिग्नल रिसीव भी करना है और सिग्नल बाद में कन्वे भी करना है, ठीक है, तो वो न्यूरॉन्स और वो उस टाइप्स के फाइबर्स कहाँ पे रखे जाते हैं, किस में हम स्टडी करते हैं, मिक्स टाइप ऑफ न्यूरॉन्स में, मिक्स टाइप ऑफ न्यूरल फाइबर्स में। ठीक है, सिग्नल गया कि लाइट ज़्यादा है, अब वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ऐसी न्यूरॉन्स भी तो होंगी जो इधर से सिग्नल लेंगी और इधर से सिग्नल को आगे कन्वे करेंगी।
अफरेंट और इफरेंट के बीच में सिर्फ इतना ही कनेक्शन है कि वहाँ पर मिक्स टाइप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं जो अफरेंट से सिग्नल लेंगी और इफरेंट को सिग्नल वापस देंगी। तो वो न्यूरॉन्स कैसी होती हैं? मिक्स्ड न्यूरॉन्स। ओके, these neurons or fibers perform both functions, both types of function, that is receiving signals and convey signals। और यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि डिलीवरी ऑफ सिग्नल्स, डिलीवरी ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ। अफरेंट क्या है? सिग्नल्स को रिसीव करने वाली न्यूरॉन्स और बाद में उसको ब्रेन तक पहुँचाने वाली। इफरेंट क्या है? ब्रेन से सिग्नल रिसीव करने वाली न्यूरॉन्स और इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाने वाली। मिक्स्ड कैसी हैं? जो सिग्नल्स को रिसीव भी करेंगी और बाद में सिग्नल्स को आगे कन्वे भी करेंगी। ये तीनों टाइप्स की न्यूरॉन्स मिलकर के हमारे नर्वस सिस्टम में सारे फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे एक बार देखते हैं, ये जो हमने पहले पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसमें क्या था? यहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट थी, यहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट थी, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि कौन सी सेल्स बनाती हैं? ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स क्या थी? सपोर्टिव सेल्स थी, जो कि सपोर्ट कर रही थी इस एक्सॉन को, किससे? ब्रेक होने से और इसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बाहर रिलीज होने से। अब ये माइलिन शीथ कैसी होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, किस किस न्यूरॉन में प्रेजेंट है, ये हम आगे देखने चल रहे हैं। ओके, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के बारे में बात करेंगे। ये किसकी बनी होती है? फॉर्म्ड बाय ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स, अगर ये ग्लायल सेल्स सीएनएस की हैं एंड अगर ये ग्लायल सेल्स पीएनएस की हैं, तो सीएनएस में प्रेजेंट ग्लायल सेल्स जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं, उनको हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ है जो कि ग्लायल सेल्स ने बनाई है, उस ग्लायल सेल्स को क्या बोलेंगे? श्वान सेल्स। श्वान सेल्स। अब देखते हैं ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कैसे होता है एक्सॉन के ऊपर। ओके, सपोज ये है हमारा एक्सॉन, ठीक है, इधर डेंड्राइट होगा, इधर एक्सॉन टर्मिनल होगा, या इधर डेंड्राइट होगा, इधर एक्सॉन टर्मिनल होगा। ये है हमारा एक्सॉन। ठीक है, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर इस एक्सॉन की लेंथ, अगर इस एक्सॉन की लेंथ 2 माइक्रोमीटर से कम होगी, अगर इस एक्सॉन की लेंथ 2 माइक्रोमीटर से कम होगी, उस टाइप की न्यूरॉन्स पर माइलिनेशन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, माइलिनेशन नहीं होता है, यानी कि माइलिन शीथ उस न्यूरॉन्स पर प्रेजेंट नहीं होगी। जिनकी लेंथ 2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होती है, ओके, मान लीजिए 2 माइक्रोमीटर इतना ही आ रहा है, लेकिन देखिए ये हमारा एक्सॉन 2 माइक्रोमीटर से लंबा है, एक्सॉन की लेंथ ज़्यादा है, तो सपोज करो कि एक पतली सी ट्यूब इतनी बड़ी है और एक का साइज़ ये है, तो किसके ब्रेकेज होने का डर ज़्यादा है? जो छोटी है या फिर जो बड़ी है? तो जिसकी लेंथ ज़्यादा, ब्रेकेज होने का डर ज़्यादा। तो 2 माइक्रोमीटर से जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, उसके ब्रेकेज होने का डर होता है, यानी कि इस एक्सॉन के ब्रेक होने का डर है बीच से। इसीलिए क्या करते हैं, इस पर
लगा देते हैं माइलिन शीथ। ये एक्सॉन हमारा, इसका लेंथ ज़्यादा है तो इस वजह से इस पे हम क्या लगा देते हैं, माइलिन शीथ लगा देते हैं इस तरीके से, जो कि इस एक्सॉन को अब ब्रेक होने से बचाएगी। ये जो हमारी लेंथ में ज़्यादा थी ट्यूब, अगर हम उस पर कुछ इस तरीके से रैपिंग कर दें या फिर उस पर जैसे कि टेप लपेट दें या फिर कोई कपड़ा लपेट दें तो क्या होगा, उसके ब्रेकेज होने का जो डर था वो ख़त्म हो जाएगा, उसके प्रोटेक्शन हो जाएगा। उसका प्रोटेक्शन कौन करता है, माइलिन शीथ ग्लाइल सेल्स। ओके, अब देखते हैं हम कि अगर इसको इस तरीके से कट करके इस साइड से अगर हम इसका व्यू देखें तो कैसा आता है एक एक्सॉन पर माइलिन शीथ का व्यू। ठीक है, यहाँ से एक्सॉन को कट किया और उठा के इस साइड से हम इसको देखेंगे तो देखते हैं कि ये हमारा एक्सॉन है, ये क्या है, एक्सॉन, और इसके ऊपर प्रेजेंट है क्या, ग्लाइल सेल्स, कुछ इस तरीके से। ये है ग्लाइल सेल का न्यूक्लियस और इसके द्वारा सिक्रीट की गई माइलिन शीथ इस तरीके से रैप किए होती है किसको, एक्सॉन को। ठीक है, ये है हमारा ग्लाइल सेल और इसके द्वारा सिक्रीट की गई माइलिन शीथ। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो माइलिन शीथ सिक्रीट की है इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। ठीक है, तो इसका बायोकेमिकल नेचर होता है लिपिड्स प्लस प्रोटीन, लिपिड्स प्लस प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। इस लाइपोप्रोटीन का सिक्रीशन किसने किया, ग्लाइल सेल ने, और क्या बनाया, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का बायोकेमिकल नेचर कैसा है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो वर्ड पहले लिखा होता है जैसे कि लाइपो, फिर क्या लिखा है, प्रोटीन, ऐसे ही आपने दूसरे भी वर्ड्स पढ़े होंगे जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स, पहले क्या लिखा है, ग्लाइको, फिर क्या लिखा है, लिपिड्स या फिर प्रोटीन, देख लेते हैं, प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो पहले वाला वर्ड होता है हमेशा इसका अमाउंट कम होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। अब बताइए जरा एक बार सोचिए, लाइपोप्रोटीन में किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होगा क्योंकि ये बाद में लिखा हुआ है। लाइपो पहले लिखा हुआ है, इसका अमाउंट कम होगा। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा और शुगर का अमाउंट कम। तो हमेशा याद रखिएगा जो वर्ड पहले लिखा होता है उसका अमाउंट कम और जो वर्ड बाद में लिखा होता है उसका अमाउंट हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, ग्लाइल सेल्स इस तरीके से रैप करती हैं किसको, 2 माइक्रोमीटर से लंबे एक्सॉन्स को। ठीक है, और ये क्या करती हैं, मैंने बताया था कि प्रोटेक्टिव फंक्शन, देखो किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं चारों तरफ से। क्या ये पूरे एक्सॉन में प्रेजेंट है या फिर बीच बीच में कुछ ब्रेकेज है, तो बीच बीच में देखिए कुछ ऐसी साइट्स प्रेजेंट हैं जहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट है, इस रीजन पर कोई भी ग्लाइल सेल इसको रैप नहीं किए हुए, इसको क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, क्या काम है इसका नोड्स ऑफ रेनवियर का, यहाँ पर जैसे कि ये एक एक्सॉन है और ये है माइलिन शीथ, थोड़ा सा दूर बना लेते जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, ये माइलिन शीथ, इसके बीच में क्या होता है, जहाँ पर नोड्स ऑफ रेनवियर है इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं चैनल्स, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स। ये चैनल्स कब हेल्प करते हैं, जब एक्शन पोटेंशियल किसी न्यूरॉन सेल में जनरेट हो जाता है और वो जब एक्सॉन के थ्रू होकर ट्रेवल करता है तो ये चैनल्स उस एक्शन पोटेंशियल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं और ये आयंस के कंडक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। इसके थ्रू
आयंस बाहर से एक्सॉन में आएंगे, जिससे कि जो एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा था उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। और इसी वजह से हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पर एकदम से सारे आयंस के थ्रू क्या होता है, चैनल्स के थ्रू आयंस अंदर आते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो इस तरीके से कुछ जंपिंग के तरीके से कुछ यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है, जिसको हम कहते हैं साल्टेटरी मूवमेंट। ठीक है, जब हम एक्शन पोटेंशियल बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम इसको आगे जानेंगे कि ये क्या है। ठीक है, अब इतना हमने जान लिया है कि क्या इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, क्या न्यूरॉन्स के टाइप्स हैं, माइलिन शीथ क्या है, माइलिन शीथ क्या कर रही है। ठीक है, ग्लायल सेल्स ने किस तरीके से उसको रैप किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, किस तरीके से कंडक्ट होता है और आगे चल के कैसे टर्मिनेट होता है। लेकिन उससे पहले हमको जानना होगा कि कहाँ पर कैसे किस तरीके से क्या हो रहा है, और थोड़ा सा एक ब्रीफ अकाउंट में जानते हैं कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है और साइनेप्स किसको कहते हैं। ओके, चलते हैं, देखते हैं साइनेप्स क्या है। द साइनेप्स, ठीक है। अब जैसे हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के 2 पैरामीटर्स लिए थे, एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल, वैसे ही हम साइनेप्स के भी 2 पैरामीटर लेंगे। एनाटॉमिकल साइनेप्स कितने टाइप्स की है और फिर फंक्शनल साइनेप्स कितने टाइप्स की है। उससे पहले साइनेप्स क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, अब देखिए, न्यूरॉन थी ये, इस रीजन को हम देखने चल रहे हैं, इस इतने रीजन को हम देखने चल रहे हैं कि आगे जाके ये किस तरीके से साइनेप्स बनाएगी। ये जो न्यूरॉन है, इसका ये जो साइनेप्टिक नॉब है, इसको हम देखते हैं और देखते हैं ये अगली न्यूरॉन्स के साथ कैसे कनेक्ट होगी। तो सबसे पहले ये इस रीजन को और दूसरी न्यूरॉन के इस रीजन को हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 न्यूरॉन्स हैं, ये बात याद रखिए। ये है हमारी न्यूरॉन 1, जिसका है ये साइनेप्टिक नोब। ठीक है, न्यूरॉन 1 उसका ये साइनेप्टिक नोब, और दूसरी है न्यूरॉन 2, जिसका ये क्या है, डेंड्राइट है। समझ पा रहे हैं? ये है पहली न्यूरॉन जिसका ये साइनेप्टिक नॉब है, और ये है दूसरी न्यूरॉन जिसका ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ठीक है, इसमें होंगे यहाँ पर साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या होंगे? साइनेप्टिक वेसिकल्स। जैसे कि हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स में देखा था, साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स, और उसमें क्या फिल था, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बना लेते हैं, ये हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम चैनल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम चैनल्स, जिसके थ्रू क्या होता है, कैल्शियम अंदर आता है। ठीक है, जब कैल्शियम अंदर आता है तो ये जो हमारी साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, जिसमें कि क्या भरा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये क्या करते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाएंगे, और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाएंगे तो वेसिकल बाहर ओपन हो जाएगी और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जब यहाँ रिलीज़ होंगे तो इस मेम्ब्रेन में दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट है, ये उस मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है क्या, चैनल्स। ये इन न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इस वेसिकल में भरे हुए हैं, ये जो चैनल्स हैं ये इसके रिसेप्टर्स हैं, या फिर ऐसा कहें इन न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स हैं वो एक टाइप के लिगांड गेटेड चैनल्स हैं। लिगांड गेटेड चैनल्स क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं अच्छे से। ये क्या है, ये जो मेम्ब्रेन होगी न्यूरॉन 1 की मेम्ब्रेन, सबसे पहले ये जान लो ये क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। ये प्रोसेस, ये 2 न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन्स को जोड़ने का प्रोसेस
क्या कहलाता है? साइनेप्स। ये प्रोसेस क्या है? साइनेप्स है। साइनेप्स। साइनेप्स कहाँ पर बन रहा है? यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ये, ठीक है। साइनेप्स के पहले वाली मेम्ब्रेन, प्री मीन्स पहले, साइनेप्स बनने की प्रोसेस में साइनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले वाली मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ओके। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्स कहाँ पर स्टैब्लिश है? यहाँ पर। साइनेप्स के पहले वाली न्यूरॉन की मेम्ब्रेन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्स कहाँ पर स्टैब्लिश है? यहाँ पर। साइनेप्स के बाद वाली मेम्ब्रेन पोस्ट साइनेप्टिक। पोस्ट मीन्स बाद में, ठीक है। साइनेप्स के पहले वाली प्री साइनेप्टिक, साइनेप्स के बाद वाली पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। समझ पा रहे हैं? और यहाँ पर ये रिलीज होंगे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो प्रोसेस है, एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन्स के साथ एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना, उस इस्टेब्लिशमेंट को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। अब ये साइनेप्स हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो मैंने बोला था जैसे कि न्यूरॉन्स के 2 पैरामीटर्स थे, एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल, वैसे ही साइनेप्स के भी हम 2 पैरामीटर्स लेंगे, एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल। देखते हैं इस साइड में टाइप्स ऑफ साइनेप्स। जिसमें पहला टाइप हमारा आएगा एनाटॉमिकल, और एनाटॉमिकल में हम क्या लेते हैं? स्ट्रक्चर के बेसिस पर, कि उसकी जो एनाटॉमी है उसके बेसिस पर कितने टाइप्स के साइनेप्स इस्टेब्लिश हो सकते हैं। और फिर दूसरा लेंगे फंक्शनल। फंक्शनल, ठीक है। न्यूरॉन की एनाटॉमी कैसी थी? डेंड्राइट्स, देन एक लॉन्ग एक्सॉन, नीचे एक्सॉन टर्मिनल। तो कनेक्शन कितने टाइप से इस्टेब्लिश हो सकते हैं? 4 टाइप से। एनाटॉमिकल के बेसिस पर 4 टाइप से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये पहली न्यूरॉन है, ड्राइंग पे मत जाइए, और ये है इसका एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अब पहला एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन की एक्सॉन के साथ ही इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है सिनेप्स का, ओके। ये है हमारी दूसरी न्यूरॉन, न्यूक्लियस बना लेते हैं। इस तरीके से अगर साइनेप्स का इस्टेब्लिशमेंट होगा तो बोलेंगे एक्सॉन 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 एक्सॉन। दोनों के एक्सॉन आपस में साइनेप्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, ठीक है। दूसरे टाइप का कनेक्शन कैसा हो सकता है? ये है एक न्यूरॉन, ठीक है, पहली न्यूरॉन है। अब ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट के साथ कनेक्शन करेगी, ठीक है। ये है डेंड्राइट, ठीक है। ये न्यूरॉन इस न्यूरॉन की डेंड्राइट के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रही है, यानी कि साइनेप्स कहाँ पर बनेगा? इसके एक्सॉन और इसके डेंड्राइट्स के बीच, ओके। एक्सॉन डेंड्राइट, समझ में आ रहा है? अब तीसरी की बात करते हैं। ये हमारी दूसरी न्यूरॉन है जो किसी न्यूरॉन की सेल बॉडी के साथ कनेक्शन बना रही है, बिल्कुल बीच में, डेंड्राइट पे नहीं, ठीक है। ये कनेक्शन बना रही है यहाँ, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, जबकि ये सेल बॉडी के साथ कनेक्शन बना रही है। तो इसको बोलते हैं एक्सॉन सोमा। सोमा मीन्स सेल बॉडी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो सेल बॉडी है न्यूरॉन्स की उसको क्या कहते हैं? सोमा। डेंड्राइट से ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ पर कहाँ कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा? बिल्कुल सेल बॉडी पे, ब्रांचेस पे नहीं, सेल बॉडी पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। और चौथा आता है
डेंड्राइट डेंड्राइट, एक्सॉन एक्सॉन हो गया, एक्सॉन डेंड्राइट हो गया, एक्सॉन सोमा हो गया। अब आता है डेंड्राइट डेंड्राइट, यानी कि एक्सॉन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। ओके, कुछ इस तरीके से होगा ये कनेक्शन। डेंड्राइट 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 डेंड्राइट। देखिए हो गया ना एनाटॉमिकल बेस पे साइनेप्स का एस्टेब्लिशमेंट 4 तरीके से। पहला, एक्सॉन एक्सॉन से कनेक्ट करेगा। दूसरा, एक्सॉन डेंड्राइट से कनेक्ट करेगा। तीसरा, एक्सॉन सेल बॉडी से कनेक्ट करेगा रादर देन डेंड्राइट। और चौथा, दोनों के डेंड्राइट्स आपस में कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गए 4 टाइप्स जिससे कि साइनेप्स इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है हमारी न्यूरल सेल। अब आते हैं फंक्शनल। फंक्शनल कितने टाइप से होता है? फंक्शनल भी हमारा होता है 2 टाइप से, ठीक है, जिसमें हमारा आता है केमिकल एंड दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल 2 टाइप के होते हैं जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। केमिकल, केमिकल साइनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब जो हमने अभी पीछे साइनेप्टिक क्लेफ्ट पढ़ी, ठीक है, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ये देखो, इसमें क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, यानी कि एक तरीका का केमिकल है ना, एक तरह का केमिकल है। ये कहाँ रिलीज होगा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और इसके बाद ये अपने रिसेप्टर्स से बाइंड होगा और सिग्नल्स को आगे कन्वे करेगा। तो इस तरीके का जब साइनेप्स इस्टेब्लिशमेंट होता है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि एक केमिकल है, बायोकेमिकल है ना न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब इस तरीके से साइनेप्स इस्टेब्लिशमेंट होता है जिसमें कि इन केमिकल्स का रिलीज साइनेप्टिक क्लेफ्ट में होगा एंड देन ये अपने रिसेप्टर्स से बाइंड करेंगे और सिग्नल को आगे कन्वे करेंगे, तो इस टाइप की साइनेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल साइनेप्स। एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी। यहाँ पर क्या होंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, जो कि एक क्या है? बायोकेमिकल्स हैं। जब ये वेसिकल यहाँ पर फ्यूज़ हो जाएगी, एक फ्यूज्ड वेसिकल मैं बना लेती हूँ, एक ये वेसिकल जो यहाँ पर फ्यूज़ हो चुकी है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर रिलीज़ हो गए। ये क्या है? बायोकेमिकल्स हैं, जो यहाँ पर अपने रिसेप्टर से क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। तो साइनेप्स को इस्टेब्लिश करने में किसका यूज़ हो रहा है? केमिकल्स का यूज़ हो रहा है। ओके, तो हम इस टाइप की साइनेप्स को क्या बोलेंगे? केमिकल साइनेप्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये जो साइनेप्स इस्टेब्लिशमेंट है कैसा? केमिकल। अब चलते हैं दूसरे में, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। यहाँ पर भी हम 2 मेम्ब्रेन्स बनाएंगे, एक है हमारी प्री साइनेप्टिक और दूसरी है पोस्ट साइनेप्टिक। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर क्या होगा? कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज साइनेप्टिक क्लेफ्ट में नहीं होगा, ना ही यहाँ पर लिगांड गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होंगे जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि केमिकल साइनेप्स के केस में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो आयंस ट्रेवल कर रहे होंगे, किस में? एक्शन पोटेंशियल में। जो आयंस ट्रेवल कर रहे होंगे वो डायरेक्टली पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। कैसे? कोई भी सब्सटेंस जो सेल के अंदर है उसको सेल के बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, या दूसरी सेल के अंदर जाने के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। तो कैसे क्रॉस करेंगे? इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस यहाँ पर इस तरीके से
क्या होगा, गैप जंक्शंस प्रेजेंट होंगे। गैप जंक्शंस क्या होते हैं, एक तरीके के डायरेक्ट चैनल्स होते हैं जो डायरेक्ट एक वे प्रोवाइड करते हैं एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर ये सीधा डायरेक्ट चैनल नहीं होगा तो यहाँ पर इनको किसी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होगी जो इनको एक सेल से क्रॉस करवाएं बाहर ईसीएम में, और फिर ईसीएम से आयंस को उठाकर क्रॉस करवाएं दूसरी सेल के अंदर। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, गैप जंक्शंस, डायरेक्ट चैनल्स, जिनके थ्रू यहाँ पर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली ट्रैवल करके दूसरी सेल में यानी कि दूसरी न्यूरॉन में ट्रैवल कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, गैप जंक्शंस की हेल्प से। तो क्या किसी केमिकल का यूज़ हुआ, नहीं हुआ, आयंस ट्रैवल कर रहे हैं यानी कि चार्ज की बात हो रही है। और चार्ज को हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का जो साइनेप्स इस्टेब्लिशमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। डायरेक्ट चार्ज ट्रेवल कर रहा है, डायरेक्ट चार्ज ट्रेवल कर रहा है। जो आयंस होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, चार्ज्ड। और जब चार्ज डायरेक्टली ट्रेवल करता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी केमिकल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, तो उस टाइप के साइनेप्स इस्टेब्लिशमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक साइनेप्स, ठीक है। तो साइनेप्स कितने टाइप्स के हो गए, एनाटॉमिकली 4 टाइप्स के और फंक्शनली 2 टाइप्स के। यही साइनेप्स 2 टाइप्स के मोस्ट ऑफ केसेस में केमिकल साइनेप्स ही इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि क्या नर्व इम्पल्स है, कैसे जनरेट होता है, कैसे ट्रेवल करता है और लास्ट में जाके कैसे टर्मिनेट करता है, कितने टाइप्स के चैनल्स हैं जो हमारे न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। ओके, तो अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए। और ऐसा नहीं करना है कि हम बहुत कुछ नया पढ़ लेंगे, सारा पढ़ लेंगे, बहुत सारा इकट्ठा कर लेंगे, कुछ भी याद नहीं रह जाएगा। जो आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार रिवाइज करिए, बार बार उसको रिव्यू करिए। ओके, थैंक यू।